हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान का जो टॉपिक संस्थात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बातचीत करेंगे। संस्थात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बातचीत करेंगे। विद्यार्थी, आप लोग जानते होंगे कि शासन के जो रूप हैं, अगले हमने यूट्यूब वीडियो में एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में बातचीत की थी, और आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग संस्थात्मक शासन एवं अध्यक्षतात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसका जो आधार क्या होता है, किस आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है, उसके बारे में बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि सरकार के जो महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका होता है, इनका आपस में किस प्रकार से जो संबंध होता है, इन संबंधों के आधार पर जो शासन है, क्रमशः दो प्रकार के जो शासन है, इसमें संस्थात्मक एवं अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बातचीत करते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका होती है, इसका आपस में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और जहाँ अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का एक पृथक अस्तित्व पाया जाता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच में जो आपस में जो संबंध होता है, वो संबंध किस प्रकार से होता है। उस संबंधों के आधार पर हम लोग अगर शासन के रूपों के बारे में बात करेंगे, तो इसमें दो प्रकार के जो रूप है वो हमारे सामने आते हैं। एक तो हमारा आता है संस्थात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरा बात हम करते हैं अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था। तो आज के YouTube वीडियो में हम लोग केवल संस्थात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, या आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था क्या है, और संस्थात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित प्रमुख कौन कौन से जो राष्ट्र हैं, जिस राष्ट्र में इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है वो प्रचलित है। उसके बाद में संस्थात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, उसके बाद में इसके प्रमुख क्या गुण है और प्रमुख क्या दोष है। प्रयास करेंगे कि हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम के इस YouTube वीडियो में जो बात करें वो है संस्थात्मक शासन व्यवस्था। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका ये टॉपिक है। तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि इस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। विद्यार्थी ध्यान दें, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः इसे उत्तरदायी शासन के नाम से भी जाना जाता है। गार्डनर महोदय के बारे में बात करते हैं कि गार्डनर महोदय ने इस शासन व्यवस्था के बारे में क्या बताएं। तो गार्डनर कहता है कि संस्थात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति अंतिम रूप से निर्वाचक मंडल के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होता है, और राज्य का प्रधान नाम मात्र का तथा अनु उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार का वो गार्डनर समझाने का प्रयास करता है कि जो जिस देश की जो शासन व्यवस्था है, जिस देश की शासन व्यवस्था संस्थात्मक शासन व्यवस्था होती है, उस देश की शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका में दोहरा रूप देखने को सामने आता है। एक होता है वास्तविक कार्यपालिका और दूसरी होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। तो उसमें उन्होंने जो उदाहरण बताया, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था जो प्रणाली जिस देश में प्रचलित है उसके प्रमुख जो उदाहरण है उसके बारे में बातचीत कीजिए। तो हम लोग बात करते हैं कि जैसे ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था थी, सबसे सर्वश्रेष्ठ इसका उदाहरण है ब्रिटेन की शासन व्यवस्था। और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को संसदीय शासन व्यवस्थाओं की जननी देश के रूप में भी जाना जाता है। विद्यार्थी ध्यान दें, ब्रिटेन क्योंकि सबसे पहले जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये ब्रिटेन के संविधान में अस्तित्व में आई थी। तो ब्रिटेन है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है, फिर कनाडा है और भारत है। भारत की जो शासन व्यवस्था है वो भी एक प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था है।
और संसदीय शासन व्यवस्था में देखते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका होती हैं, इनके आपस में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, यानी कि कार्यपालिका का जन्म व्यवस्थापिका से ही होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसमें प्रमुख जो विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताओं के बारे में अगर बातचीत करें तो पहली विशेषता यह है कि नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका का इसमें भेद पाया जाता है, यानी कि इसकी जो शासन व्यवस्था होती है, इसमें एक तो होता है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो यानी कि दो प्रकार की जो कार्यपालिका होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, कार्यपालिका होती हैं। इसका जो कार्यपालिका का जो रूप हो गया, दो प्रकार होती है, एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो हम देखते हैं कि जहां नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी कि देश का जो प्रमुख शासक होता है, उनके पास में केवल नाम मात्र की सत्ता होती है। जैसे हम ब्रिटेन के बारे में बात कर सकते हैं, अगर हम ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटेन का जो सम्राट है, ब्रिटेन का जो सम्राट है, वो सम्राट केवल एक नाम मात्र का शासन कहलाता है। यहाँ भारत के बारे में बात कर सकते हैं, भारत के बारे में अगर भारत की राष्ट्रपति के बारे में बात सकते हैं, राष्ट्रपति के पद के बारे में बात सकते हैं, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो एक प्रकार से ब्रिटेन के सम्राट के समानांतर है, यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका का ये संवैधानिक प्रमुख होता है। उसके बाद में अगर वास्तविक कार्यपालिका की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल होता है वो एक वास्तविक कार्यपालिका के रूप में शासन करता है। तो इस प्रकार से इसकी पहली विशेषता यह है कि नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका में भेद पाया जाता है। दूसरा जो इसकी विशेषता वो है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, यानी कि जो व्यवस्थापिका होती हैं, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका अब इनके बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, इसके बीच का जो संबंध है वो घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्योंकि कार्यपालिका होती है, वो कार्यपालिका का जन्म व्यवस्थापिका से ही होता है। आम चुनाव के बाद में जिस दल की जो सरकार बनती है, तो उसकी जो व्यवस्थापिका होती है, जो संसद होती है, इसके दो पार्ट होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा होता है। तो जो कार्यपालिका बनती है वो कार्यपालिका का निर्माण इसके अंदर से ही होता है। तो ऐसी स्थिति में आपस में इनका घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जब तक कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी या संसद में इसका बहुमत रहेगा, व्यवस्थापिका में इसका बहुमत रहेगा, तब तक कार्यपालिका का अस्तित्व है वो रहेगा, जीवित रहेगा। इसलिए इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उसके बाद जो तीसरी विशेषता ये वो है कि कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता होती है, यानी कि जो कार्यपालिका है इसका जो कार्यकाल है वो निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक कार्यपालिका को व्यवस्थापिका में विश्वास मत प्राप्त है तब तक भी वो अपने पद पर रह सकती हैं। तो इस शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका अर्थात जो मंत्री परिषद होती है उसका जो कार्यकाल अनिश्चित होता है, उस समय तक वो अपने पद पर रह सकती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त होता है। उसके बाद में जो चौथी विशेषता के बारे में बात करते हैं, चौथी विशेषता उसमें ये कहते हैं कि मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है, यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था होती है, संसदीय शासन व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल होता है उसका एक सामुदायिक उत्तरदायित्व होता है। यहाँ सामुदायिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर ये कार्य करते हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था में बहुत बड़ी कहावत है कि इसमें मंत्री एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं, यानी कि जिस नाव में ये यात्रा करते हैं तो उस नाव में कोई एक व्यक्ति नहीं डूबेगा, यानी कि यहाँ तो पूरी नाव डूबेगी। तो इस प्रकार से इसमें उत्तरदायित्व का जो शासन प्रणाली पाई जाती है, इसलिए संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व रहता है और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के प्रति भी उत्तरदायी रहता है। ऐसा नहीं है कि एक मंत्री का जो कार्य वो दूसरे मंत्री के कार्य का प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है उस शासन व्यवस्था को हम संसदीय शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था या प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का प्रभाव रहता है। उसके बाद में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भी इसमें भावना पाई जाती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उनका अपना जो विभाग होता है उनके प्रति भी ये उत्तरदायी रहते हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री का जो शासन होता है या प्रधानमंत्री का
नेतृत्व की जो प्रणाली पाई जाती है वो इस शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर या प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्तियां करवाई जाती हैं और विभिन्न जो विभाग होते हैं उनका वितरण करवाना, उनके कार्यों का बंटवारा करवाना, इस प्रकार से विभागों का निरीक्षण करना, मंत्रियों को पदच्युत करने की सिफारिश करना, तो तमाम प्रकार के जो कार्य होते हैं ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही संपन्न किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है उस शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो पूरा उत्तरदायित्व होता है वो देश के प्रधानमंत्री का ही उत्तरदायित्व रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है उस शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली कहा जा सकती है। जिस देश में जैसी शासन व्यवस्था होती है उसके नाम से भी, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था का जो शासन होता है वहां की जो सरकार चलाने का एक तरीका होता है वो तरीका प्रधानमंत्री के करिश्माई नेतृत्व के ऊपर आधारित होता है। जिस प्रकार से हमने भारत के इतिहास के बारे में बातचीत करते हैं कि नेहरू मंत्रिमंडल है, इंदिरा गांधी का जो मंत्रिमंडल है, या राजीव गांधी, या वर्तमान में जैसे मोदी का कार्यकाल कह सकते हो, कह सकते हैं कि मोदी की गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब उस देश की जो शासन व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री के नाम से जो जानी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था एक उत्तरदायीपूर्ण शासन व्यवस्था होती है। इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में आपस में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका व्यवस्था के पिता के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। कार्यपालिका तब तक रहती है जब तक कि उनको व्यवस्थापिका में स्पष्ट बहुमत रहता है। ठीक, थैंक यू।